एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, हम अज्ञेय की खास चर्चित कविता का पाठ कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में आप सुन चुके हो, उसी से आगे हम बढ़ते हैं और हम शुरुआत करते हैं अज्ञेय और कुछ आलोचक। आप ये देखेंगे कि अज्ञेय में स्वातंत्र्य की खोज प्रबल रूप से दिखाई देती है आपके साहित्य में, और इसकी झलक इस कविता में भी देखने को मिलेगी। पुरानी पीढ़ी में विद्रोही के रूप में समझे गए और नई में समझौतावादी माने गए राम स्वरूप चतुर्वेदी इसे इस कविता के संदर्भ में राम की शक्ति पूजा के जोड़ की मानते हैं। यानी जिस तरह से राम की शक्ति पूजा और दूसरी मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता की चर्चा होती है, आलोचक इस कविता पर लिखे बिना नहीं रहता, कलम चलाना चाहता है, इस कविता के बारे में कुछ कहना चाहता है, कुछ अलग अर्थ निकालने का दावा करता है। ठीक ऐसे ही इन्हीं के स्तर की कविता कही जाती है असाध्य वीणा। हम पिछले व्याख्यान में पढ़ रहे थे, हम कहाँ थे, इन पंक्तियों से आप समझ जाएंगे। वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन कीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने। आप याद करेंगे कि राजा प्रियमवद को अपने दरबार में स्वागत करते हैं और उन राजा के इशारे पर वीणा ला करके रखी जाती है और तत्पश्चात राजा वीणा का परिचय देते हैं। वीणा का परिचय देते हुए वो कह रहे हैं, वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन कीट तरु से इसे गढ़ा था। यहां तक हम आ गए थे और अभी आप पिछले व्याख्यानों में मिथकों पर सुन चुके हैं। तो मिथकों में मंत्र और मंत्र कर्मकांड आदि शामिल होते हैं। यहां पर आ रहा है कि वज्र कीर्ति उस वीणा को मंत्रों से उच्चारित करके, यानी मंत्रपूत यानी मंत्रों से उसकी संरचना बनाते हैं, मंत्र फूंक करके उसे संरचित करते हैं। इस तरह से वो अति प्राचीन किरीट तरु से, और जिस लकड़ी से उसे बनाया गया है वो बेहद प्राचीन है। इतनी प्राचीन है वो तरु, उसकी लकड़ी जिसे उसे गढ़ा जाता है। कहने का मामला यह है कि लकड़ी वो पेड़ जो लंबे समय तक वक्त के झोंके जिसने खाए हो, धूप छांव वर्षा सही हो, वो लकड़ी जो वर्षों तक पेड़ के रूप में कितने ही मौसमों की मार झेल चुकी हो, उस पेड़ का हिस्सा रह चुकी, उस लकड़ी से इसे बनाया गया है। इसलिए कहा है अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था। उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने। और वो केवल इतना ही नहीं, वो पेड़ कितने मौसमों की मार झेल चुका होता है कि उसके कानों में वो जो कुछ बातें सुनाई देती है, वो रहस्य कि वो न केवल बरसात, हवा, गर्मी और ठंड को सहन करता है, बल्कि हिम शिखर, वो शिखर हिमाच्छादित हिमालय का, उसका भी शिखर जहां से हवा बह करके अपनी बात कहती है, रहस्य कहती है, वो रहस्य उनसे सुना करता था। ऐसा पेड़ हुआ करता था जिस पेड़ से इस वीणा को बनाया गया है। हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने,
कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करी शुंडों सी डालें, हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कार लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, के हरि उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। राजा अभी उस वीणा को किस तरह से बनाया गया, किसके द्वारा बनाई गई, इसका परिचय दे रहे हैं। हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने, कंधों पर बादल सोते थे। कैसा था वो पेड़ जिसके ऊंचाई इतनी थी कि बादल भी उसके अगल बगल से होकर के गुजरा करते थे, बादल भी उसकी डालों में फंस जाया करते थे, कुछ देर के लिए ठहर जाया करते थे, और उस कुछ देर का ठहरना उन बादलों से रूबरू होना था, जिस तरह से बर्फीली हवाएं उससे कहती थी, उसी तरह से बरसने वाले बादल, वहां उसके आजू बाजू से निकलने वाले बादल उसके आगोश में कुछ देर के लिए ठहर जाया करते थे, या यूं कहें कि आगे बढ़ने से पहले कुछ देर के लिए आराम के लिए वहां ठहर जाया करते थे। क्या यूं कहें कि बादल चूंकि उसकी बिना इजाजत के आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि उसका घेरा इतना बड़ा था कि बादल उससे उसे टाल करके नहीं निकल सकते, बादल सीधे उड़ते हैं, और बीच में वो पेड़ आ गया तो उससे उसका सामना करना ही पड़ेगा। उसका सामना करते में वो उलझ करके रह जाते, तो उनकी गति थोड़ी धीमी पड़ जाती। ऐसे में बादल ठहर करके कुछ देर के लिए, जितनी देर वो ठहरते थे, जैसे वो कुछ कह रहे हो, या संघर्ष कर रहे हो, या समझौता कर रहे हो कि भाई हमें आगे जाना है, हमारा काम आगे है, हमारा रास्ता मत रोको, वो जैसे उससे इजाजत ले रहे हो, निवेदन कर रहे हो, निवेदन करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, वरना वो उन्हें और देर के लिए रोक सकता है। इस तरह से कंधों पर बादल सोते थे, ऐसा दूर से दिखाई देता है कि बादल तो जैसे उसके कंधे पर सोए रहते थे। और भी आगे की बात कही है कि जैसे रात्रि विश्राम करना हो, दिन भर के चले आए और रात्रि हो गई, तो वहां पर आराम करना ही मुनासिब है, फिर सुबह होने पर आगे बढ़ा जाएगा। इस तरह से उसके कंधों पर बादल तो सोया ही करते थे। उसकी करी शुंडो सी डालें, उसकी डालें से उपमा दी गई है कि किस तरह से हाथी की शुंडों की तरह उसकी डालें दिखाई देती है, जैसे शुंड हिलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, उसी तरह से उस पेड़ की वो डालें हवा के झोंकों से इधर उधर हिलती है, इधर उधर हिलती हुई वो शुंडों की तरह दिखाई देती है। हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। और वो जो भारी बरसात होती, बरसात के दिनों में, और बर्फ गिरा करते थे, तब पूरे जंगल को भी जैसा ऐसा लगता है कि उनका परित्राण कर रही हो, उनको बचा रही हो। वो बचाव करने का काम करता था छोटे छोटे पौधों का। बड़े बड़े पौधों के नीचे छोटे छोटे पौधे उगा आते हैं, और वो तभी उग सकते हैं जब उनको सुरक्षा मिले। सुरक्षा कहां से मिलती थी? उस पेड़ के द्वारा। वो पेड़ हवा, बरसात, बर्फबारी से उनका रक्षा किया करता था, छाते की तरह काम करता था। कोटर में भालू बसते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं कि पेड़ पौधों को बचाता हो, उसके कोटर में, क्योंकि बड़े बड़े पेड़, पुराने पेड़, दरख्तों में कुछ गुफाएं ऐसी बन जाती है, खो बन जाती है, जिसमें उल्लू बसा करते हैं, छोटे मोटे जीव बसा करते हैं, और ज्यादा ही पुराना पेड़ है तो ऐसा लगता है कि जैसे भालू भी वहां शरण लेते हो, बसते हो, आराम करते हो। कि हर ही उसके वलकल से कंधे कुचलाने आते थे। और क्या बात है, वहां सिंह भी जब वहां से गुजरता तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी खुजली जब चलती तो उसके तने से
चिपट करके उसके शरीर को खुजलाया करता था। उसके वलकल से, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। कंधे में जैसे खुजलाहट होती तो पशु किसी पेड़ के सहारे सिर को हिला डुला करके, आगे पीछे करके खुजली दूर कर लिया करते हैं। तो सिंह भी उसके पास आकर के कुछ देर अपनी खुजलाहट मिटाया करता था। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। राजा पौराणिक कथा की तरह सुना रहे हैं कि सुना था। पौराणिक कथाएं कि ये लहजा होता है, ये कहने का तरीका होता है कि मैं नहीं कह रहा, मैंने सुना है, और जो जिससे सुना है उसने भी किसी से सुना है। इस तरह से लोक कथाएं चली आती है, पौराणिक कथाएं चली आती है, और मिथक इस तरह से साकार होते हैं। तो कहते हैं कि सुना तो यहां तक जाता है, क्योंकि अब तो पेड़ रहा नहीं, पेड़ गिर चुका था। और गिर जाने के बाद उस लकड़ी से वज्र कीर्ति उसे बनाता है। जब वो गिर जाता है, यानी पक करके गिर जाता है, तो वो पेड़ कैसा रहा, उस पेड़ की ऊंचाई का अंदाजा हम लगा सकते हैं। और अंदाजा तब लगा सकते हैं कि अगर पेड़ इतना ऊंचा है, वो ठहरा हुआ है, बावजूद प्रबल झोंकों के, आंधी तूफान के, बर्फबारी के, भारी बरसात के भी वो टिका हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसकी जड़ें बहुत गहरी है, पाताल लोक तक चली गई है। और पाताल लोक तक जाने में कवि कुछ और भी अन्य सूत्र देता है कि ये पेड़ ही नहीं, ये पेड़ के अलावा भी बहुत कुछ है। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फण टिका नागबास की सोता था। उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई, साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। देखिए कि कोई भी कथा जब बनती है तो कई मुखों से गुजर चुकी होती है। मुख शुद्धिकरण हो चुका होता है, शब्द तरास 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 करके इसके अनुकूल बन चुके होते हैं कि कथा भी मोड़ ले लेती है, शब्द भी गड़े गड़े हुए लगते हैं, वो कथा थोड़ी आकर्षक बन जाती है उसकी गंध प्रवण शीतलता से। फण टिका नागवास की सोता था, यानी नाग भी अपनी थकान मिटाने के लिए आराम किया करता था। तो किस पर आराम करेगा वो, क्योंकि सारी जमीन, सारी पृथ्वी नाग के फण पर, वासुकी नाग के फण पर टिकी हुई है। वो भी थक करके उस पेड़ के जड़ों पर सिर टेक करके कुछ आराम फरमा लिया करता था। और उसकी गंध प्रवण, यानी उसमें से गंध जो निकलती थी, उस गंध के चलते भी वो शीतलता पाता था, आराम करने के लिए सो लिया करता था। यानी जहां वो नाग जो इस पृथ्वी को टिकाए हुए हैं अपने सिर पर, वो भी कभी कभार थकता था। अगर वो कभी आराम लिया करता था तो वो इस पेड़ की जड़ों पर आराम करता था। इस तरह से उसे आराम मिला करता था। उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। और जब ये पेड़ गिर गया, इसकी लकड़ी से, इस लकड़ी को हासिल करके, इसी की लकड़ी से वो वज्र कीर्ति इसे गढ़ता रहा, बनाता रहा। और इसको बनाने में कोई छोटा मोटा समय नहीं लगा, पल दो पल नहीं लगे, दिन नहीं लगे, पूरी जिंदगी इसे गढ़ा, सारा जीवन खपा दिया, साधना करके इसे बनाया। और हठ थी उसकी, हठ साधना के तहत इसे मूर्त किया गया। उसकी साधना, हठ साधना यह थी, उस साधक की वीणा पूरी हुई और उसकी साधना भी पूरी हो जाती है। वो पूरी साधना इस बात में थी कि साथ ही जीवन उसका खत्म हो जाता है बनाने में ही। एक जीवन पूरा गुजर जाता है इस वीणा के बनाने में। ये वीणा जब बनकर के पूर्ण होती है तो वो पूर्ण बनाने वाला नहीं रह जाता, उसकी जीवन लीला ही खत्म हो जाती है। इतना कह करके राजा ये सुना रहे हैं, सभासद सुन रहे हैं, प्रियमपद सुन रहा है दत्तचित होकर के। राजा रुके, ठहरे
कि दरबारियों पर इसका असर किस तरह से हो रहा है। थोड़ी देर विश्राम लेकर के आगे बढ़ते हैं तो प्रियमवद की तरफ भी देखते हैं, दरबारियों की तरफ देखते हैं और थोड़ी सांस लंबी लेकर फिर बोलने लगते हैं। यानी बहुत लगातार बोलने के बाद सांस भर जाती है तो वो बोलने वाला क्षणिक सांस लेने भर का आराम लेता है और आगे बोलता है, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ, दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, पर मेरा अब भी है विश्वास, कृष्ण तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था, वीणा बोलेगी अवश्य पर तभी। राजा कह रहा है कि मेरे राज्य में जितने कलावंत थे वो आ करके आजमाइश कर चुके, जोर आजमाइश कर चुके, उनके जितने हथियार थे वो इस पर आजमा चुके, लेकिन वो हार थक करके लौट गए। मेरे कलावंत इसे नहीं बजा सके, इसीलिए ये असाध्य वीणा ख्यात हो जाती है, वीणा नहीं। आपने अब तक ऐसा नाम ही नहीं सुना होगा इस कविता से पहले। अब तक सुना है हमने तानपुरा, वीणा और भी कई नाम, लेकिन असाध्य नहीं। असाध्य वीणा यह है, आप पहली बार सुन रहे हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि जितने भी कलावंत थे वो अपने विद्याओं में गुणी थे और अपनी साधना करते करते यहां आए थे और साधना के बल पर इसे बजाने का प्रयास किया था। सबकी विद्या हो गई अकारत, दर्पचूर। जब उन्होंने अपनी विद्या की आजमाइश इस पे की तो वो सफल नहीं हो सकी, अकारत गई, बेकार चली गई। और ऐसे भी आए थे जिन्होंने ये दावा किया था कि हम इसको तो क्या अच्छी अच्छी वीणा बजा सकते हैं, इस वीणा को भी बजा करके दिखाएंगे, ये वीणा तो क्या है। इस तरह से दर्प करने वाले, घमंड करने वाले, उनके घमंड भी चूर चूर हो गए। शुरू में वो गर्ज थे लेकिन बरस नहीं सके। ऐसे घमंडियों का घमंड यहां सबने देखा कि किस तरह से चूर चूर हुआ। और कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। और ये हमारा अनुभव है कि जब से हम देख रहे हैं, जब भी हमें फुर्सत मिलती है, जब भी हम दरबार में बैठते हैं तो कोई न कोई ऐसा कलावंत आ धमकता है सुन करके वीणा के बारे में, क्योंकि इसकी ख्याति दूर दूर तक चली गई। और जब ये से असाध्य वीणा कह दिया गया तब चला करके ज्यादा से ज्यादा कलाकार यहां आते रहे, विद्या के साधक, संगीतज्ञ आते रहे। लेकिन वो जो घमंडी थे और बहुत गरजते थे, बोलते थे, उनका बोलना इसके बाद जब इस पर साधना करके हाथ आजमाइश करते तो उनका दर्प चूर हो जाया करता था। और यही कारण है कि कोई ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी मिला ही नहीं, आज तक ऐसा ज्ञानी नहीं रहा जो इसे इसे न साध सका, इसे न साध सका। अगर साध लिया होता तो इस तरह से ये वीणा असाध्य नहीं कहा जाती। इसलिए अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। मेरे में ये बावजूद इसके कि जब मेरे कलाकार हार गए, बारी बारी से आए वो हार गए, जो बहुत गरजते थे वो गरज करके बरस नहीं सके, जो बहुत बोलते थे उनकी बोलती बंद हो गई, मौन होकर के चले गए, नीचा मुंह करके चले गए, सिर ऊंचा करके आते थे और नीचा सिर करके चले जाते थे। इसके बावजूद मैंने अभी तक किसी को बजाते हुए नहीं देखा। इसके बावजूद मेरा विश्वास है। विश्वास इसलिए नहीं है, विश्वास तो उस वज्र कीर्ति की साधना पर मुझे विश्वास है कि जब उसने इतनी मेहनत से इसे बनाया तो निश्चित रूप से
कोई तो ऐसा होगा जो इसे बजाएगा। लेकिन कब? वीणा अवश्य बोलेगी, बोलेगी अवश्य, पर तभी, तभी कभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। राजा को यह विश्वास है, विश्वास अपने पर नहीं बल्कि उस वीणा को बनाने वाले उस साधक की साधना पर विश्वास है। और इसीलिए वो कहता है कि निश्चित तौर पर यह स्वर सिद्ध होगा, लेकिन तभी होगा जब सच्चा साधक स्वर सिद्ध गोद में इसे लेगा। तात प्रियमवद लो। अब फिर पुनः राजा बोलता है, हे तात प्रियमवद, आपका यही नाम है, लो इसे, ये सम्मुख सही तुम्हारे, ये सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा, ये मैं, ये रानी भरी सभा, ये सब उदग्र प्रिय सुख जनमात्र प्रतीक्षमाण। और राजा पूरी तरह से सब कुछ बता देने के बाद पूरे विश्वास के साथ यह भी बताता है और परिवेश भी बताता है, पुराना और वर्तमान के परिवेश को भी वकील की तरह जज के सामने सारे तथ्य जब रखे जाते हैं तो वो बात भी कह दी जाती है कि मेरा मुवक्किल का नाम ये, वकील में ये, और घटनाक्रम ये, जिस बात को वो कई बार कहा जा चुका लेकिन फिर पुनः बोल करके बताया जाता है। ठीक इसी तर्ज पर राजा कह रहा है, तात प्रियंवद लो इसे, ये सम्मुख रही तुम्हारे, ये जो सम्मुख रखी गई है यही है वो वीणा जिसके बारे में बताया जा रहा था। ये वज्र कीर्ति की वीणा है और ये मैं हूं, ये रानी रही बड़ी सभा, ये और सभा के जितने भी यहां सब कुछ जो कुछ बैठे हुए हैं सभी उदग्र हैं, पर्या सुख है, अत्यधिक उत्सुक है और प्रचंड रूप से है। यानी कि अंदर से कितनी उत्सुकता है इनके अंदर कि सबकी निगाहें इसी पर है और आप पर है। जन मात्र प्रतीक्षमाण, और जो यहां बैठे हैं वो तो है ही, इसके अलावा इस सभागार से बाहर बहुत दूर तक पूरी जनता मेरे दरबारी और यह मेरी मेरी प्रजा, इस शहर की, गांव की, और जहां तक मेरी रियासत जाती है, मेरी सीमाएं जाती है, वो सारी जन समुदाय प्रतीक्षा कर रहा है इस बात की कि ये बजेगी। हे प्रियंवद, ये तुम्हारे सामने है। तो इस तरह से हमने इस कविता को देखा और सुना। आप अब दूसरे पायदान पर है और तीसरे पायदान का इंतजार कीजिए। तब तक इसे आप एक बार, दो बार, तीन बार देखें और अन्य अन्य छात्रों को प्रेरित करें कविता सुनने के लिए। धन्यवाद।